तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चे के विकास पर उसके समाज का इंटरेक्शन यानी समाज के साथ उसकी प्रतिक्रिया, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति सभी का असर पड़ता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और इसे एक लाइक करें, और अगर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक सवाल तो यहीं से आ जाते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे लेव वाइगोत्स्की। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये महोदय रूस के निवासी थे। अवधि जो मैंने दिया है ये इनका जन्म है 1896 का और इनकी मृत्यु हुई है 1934 में। सिद्धांत की मूल बातें इस प्रकार हैं कि बच्चे अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जबकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का पहले विकास होता है तब वे सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने दो संकल्पनाएं दी हैं। संकल्पनाएं को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक तरह का तरीका होता है जिससे हम समझ सकते हैं। पहला तरीका उन्होंने दिया था ZPD। एक सवाल यहाँ से 100% आते हैं और ये जो चैप्टर भले ही छोटा हो लेकिन लेव वाइगोत्स्की के चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसे हम समझते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ये जो बात मैंने कही अभी 2 लाइन की, इसे समझने के लिए नीचे कुछ दिए गए हैं। देखिए आप, पहला जो लड़का खड़ा है, थिंग्स यू कैन डू ऑल ऑन योर, वैसी चीज़ें जो अपने आप कर सकते हैं। यदि एक उदाहरण लेते हैं कि आपने सीटेट का एक एग्ज़ाम दिया और कोई तैयारी नहीं की थी आपने, तो आप खुद से कर रहे थे ना। तो मान लेते हैं आपने नंबर लाया 80। यही चीज़ें पहला स्थिति को दर्शाए। दूसरा जो स्थिति देख रहे हैं कि जब आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, आपने इस बार एग्ज़ाम दिया, आपका 100+ आया। तो आप देखिए कि पहले आपका 80 था और इस बार आपका आ गया 100+, तो 100 ही मान लेते हैं। तो दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे, संभावित क्या है 100+ और वास्तविक क्या था आपका 80। अब जब दोनों को घटाए हम तो कितना अंतर आया 20 का। ये जो 20 का जो अंतर आया ना, यही हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और कुछ चीज़ें यह भी होती कि आपको कितना भी मदद कर दिया जाए आप नहीं कर पाते। जैसे इस भारत में सब कोई IAS तो नहीं बन सकता ना। कितने लोग तैयारी करते हैं, कितना भी मदद करते हैं, क्या वो निकाल पाता है? नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी समझा लीजिए उसे नहीं समझ में आता है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, आप गोल वाली आकृति को देखिए, कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपने आप से एक छोटे से स्तर पर कर पाता है। यदि किसी बच्चे को सपोर्ट ना मिले तो वो अपने स्तर पर आप देखेंगे बहुत कम क्षेत्र में सक्सेस कर पाता है। लेकिन जब उसको गाइडेंस मिला, उसको सपोर्ट मिला, तो उसका जो ग्राफ है बीच वाला ग्राफ बढ़ा। सेकेंड ग्राफ को आप देखिए,
कैन डू इफ़ गाइडेड। जब गाइड मिला तो ब्लू से नेवी ब्लू हो गया, यानी उसका क्षेत्र बढ़ा। तो ये जो क्षेत्र बढ़ा ना, इसे ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और लास्ट वाला ग्राफ आप देखिए, सबसे बाहर वाले गोलाई को, कांट डू इवन विद गाइडेंस, सपोर्ट करने के बावजूद भी नहीं बढ़ा। तो अब बीच वाले गोलाई को ही कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करें। दूसरा इन्होंने दिया था पाड़ या ढांचा या मचान, जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। और ये जो पाड़ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो और उसमें पाड़ के बारे में ना पूछा गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचिंग का एग्ज़ाम हो और पाड़ ना पूछा जाए। आपसे एक सवाल यहाँ से बनता है कि पाड़ की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी लेव वाइगोत्स्की ने। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे या सभी बच्चे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी भी अवस्था में बच्चे हो, छोटी अवस्था में हो, शिशु हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो सपोर्ट होता है अस्थायी होता है, ना कि परमानेंटली। आपको कुछ दिनों के लिए सपोर्ट किया जाता है। मान लीजिए पहली स्थिति में माँ अपने बच्चे को खड़ा होना सिखा रही है, यानी बच्चा ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो माँ ने सपोर्ट किया, अब बच्चा ढंग से खड़ा होने लगा। दूसरी स्थिति आप देखिए, माँ ने क्या किया, अब हाथ भी हटा दिया, तो बच्चा धीरे धीरे कदम रखते हुए चलना शुरू कर दिया। तीसरी स्थिति को आप देखिए, अब वो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाल्यावस्था में गया, तो उसे साइकिल सीखना था। तो हम भी जब बच्चे थे और आप भी जब बच्चे थे, याद कीजिए, आप स्वयं से साइकिल चलाना नहीं सीखे हैं, आपको कुछ दिन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। और यही जो सपोर्ट मिला ना, इसी को कहा जाता है पाड़, ढांचा या मचान। तो ये पाड़ देगा कौन? तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, MKO, मोस्ट नॉलेजेबल अदर, यानी वैसे लोग जो उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। उनमें कौन हो सकता है? माता पिता हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, जो बच्चों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इनके थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें लिया है। तो पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता या समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह किसका विचार है? तो जब भी आपको भाषा विकास में या बच्चे के विकास में समाज वाला शब्द मिले, आप समझ जाएं यह वाइगोत्स्की का विचार है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। हमने अभी आपसे कहा कि समाज वाला जहाँ मिले, आप सीधा वाइगोत्स्की पर जाएं। तो वाइगोत्स्की है तो समाज वाला तो रहेगा ही। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन दिया जाता है। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। परिपक्व होने से, मैच्योरिटी होने से, इन्हें भी नहीं दिया है। वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अनुक्रिया से, अभी मैंने क्या कहा था, जब वो अपने उम्र के या अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ मिलते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलता है, स्कैफोल्डिंग मिलता है, जिसे पाड़ भी कहते हैं, और वे सीखते हैं। तो जब तक उनके साथ अनुक्रिया नहीं करेंगे, वे कैसे सीखेंगे?
वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक कारक को, आनुवंशिक कारक को, नैतिक कारक को, शारीरिक कारक को। अभी हमने क्या कहा था? वाइगोत्स्की जब भी मिले तो सामाजिक होगा और सामाजिक जब भी मिले वाइगोत्स्की होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक अनुकूलन, तीसरा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। देखिए अंतर्दृष्टि का दिया था कोहलर और कोपका ने, ये हुआ नहीं, 4 नंबर तो होगा नहीं। दूसरा निरपेक्ष नहीं होगा, संस्कृति के सापेक्ष हो सकता था। निरपेक्ष अगर सापेक्ष रहता तो हो जाता है, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव बच्चे के विकास में पड़ता है। तो यहाँ लिखा है निरपेक्ष, तो ये हुआ नहीं। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, तो ये भी नहीं हुआ। अब पारस्परिक शिक्षण, अब ये देखिए पारस्परिक शिक्षण, फिर इसके फोल्डिंग वाली बात आ गई। अगर हम कुछ जानते हैं, हम पहले सीखें तभी तो हम किसी को सिखा सकते हैं, यानी परस्पर यह क्रिया होती रहती है। जैसे एक किसी का शादी होता है तो उसे पता नहीं होता है कि कैसे बच्चे को पालना है। जब उसका खुद का बच्चा होता है तो वह इधर उधर से अपने बड़ों से पूछती है कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, तो उसे मिलता है पाड़, और इसमें वो पारस्परिक शिक्षण को दिखाती है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको हमारे द्वारा पाड़ दिया जाएगा, इसके फोल्डिंग दिया जाएगा, तो पारस्परिक शिक्षण हुआ ना। आप उधर से पूछें, हम इधर से जवाब दिए, तो दोनों तरफ से चल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।